सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम, क्या बोल दीजिए इक्विलिब्रियम आउटपुट में हम लोगों ने एडी और एएस अप्रोच तो देख ही लिया था अच्छे से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज हम लोग पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच किसका, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इन वीडियोस के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर तो जानते ही हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। ओके, सो आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि कीन्स ने जब इस चैप्टर में सबसे पहली बात, एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा कीन्स ने उसने फोकस करा था। कीन्स ने एडी में फोकस करा था। दूसरी बात कि हमें ये याद रखना है कि सेविंग को भी हमें इनकम से रिलेटेड पढ़ना है और इन्वेस्टमेंट को भी हमें इनकम से रिलेटेड देखना है, ठीक है। मतलब कि हर चीज का किसके साथ रिलेशन है, इनकम के साथ रिलेशन है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्ट इनकम का क्या रिलेशन है भाई, आप लोग जानते ही हैं कि अगर इनकम आपकी बढ़ती है तो सेविंग भी तो इंक्रीज होती है, ठीक है, होती है। आपने 7 चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेविंग, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही थी तो सेविंग भी इंक्रीज हो रही थी। शुरुआत में हमारी सेविंग निगेटिव थी, बाद में सेविंग हमारी इंक्रीज करने लगी थी। और दूसरी बात, हमें इन्वेस्टमेंट को भी इनकम से रिलेटेड पढ़ना है, बट इन्वेस्टमेंट यहाँ कीन्स ने कौन सा लिया था, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा लिया था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का ये फीचर होता है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इनकम से मतलब नहीं होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इनकम से मतलब नहीं होता है। इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा बनता है, जैसे कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ हम लेते हैं इनकम और यहाँ हम क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट लाइन बनी रहती है ऐसे, और अलग अलग इनकम लेवल चेंज होता रहता है। ये मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज होती है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए इसका डायग्राम शेड्यूल बना हुआ है। सबसे पहले y दिया है, c दिया है, तो y और c की हेल्प से s निकाल लिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। भाई इनकम जब हमारे पास आती है या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम सेविंग में खर्च करते हैं। तो ये हमारा y इज इक्वल टू सी प्लस एस फॉर्मूला था। इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, s निकाला, मतलब सेविंग निकाला। और सेविंग शुरुआत में आप लोग देख ही रहे होंगे कि -30 है, -20, -10 है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जब हमारी सेविंग माइनस में है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है, मतलब कि हमारा कंजप्शन ग्रेटर देन वाई है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए स्टार्टिंग फेजेस में होता ही यही है कि हम लोग कंजप्शन ज्यादा कर रहे होते हैं और इनकम हमारी कम होती है, ठीक है ना। तो इस शेड्यूल के थ्रू आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट देखिए कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट यहाँ कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यहाँ लिया है। कौन सा इन्वेस्टमेंट लिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि इनकम लेवल चेंज होता रहे बट इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट इनकम सॉरी इनकम भी कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, कंजप्शन भी कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है और सेविंग भी कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसका डायग्राम बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज करती है तो उसका डायग्राम कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब सेविंग एस इज इक्वल टू आई कहाँ हुआ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ इक्वल हुए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे इक्वल हुए यहाँ पे, ठीक है ना। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ इक्वल हुए, यहाँ पर इक्वल हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि ये हमारे एक्स एंटे सेविंग है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स एंटे पढ़ रहे हैं। एक्स एंटे मतलब होता है प्लान, प्लान सेविंग है, एक्चुअल सेविंग नहीं है, एक्स एंटे सेविंग है। तो हमारा एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है ना। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए डायग्राम देखिए, हमेशा की तरह हमने क्या करा, हमेशा की तरह हमने वाई एक्सिस में इनकम को रखा और एक्स एक्सिस में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वहां पर हम लोगों ने वाई एक्सिस में सॉरी एक्स एक्सिस में इनकम को रखा था और वाई एक्सिस में एडी एंड एएस को रखा था। बट यहाँ हम क्या रखेंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रखेंगे और
वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इनकम को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेविंग कहाँ से जा रही है, निगेटिव हो रही है, सेविंग कहाँ से जा रही है, निगेटिव से आ रही है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, ये देखिए एक मिनट तक, ये फेज, ये जो फेज है पूरा, भाई जब हमारी इनकम जीरो थी तो सेविंग कितनी थी, -30 थी। ये कैसे निकली, ये ऐसे निकली, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, फॉर्मूला लगाइए आपकी निकल आएगी, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारी इनकम लेवल जीरो होती है और कंजप्शन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सी बार से, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सी बार से, ठीक है। अब देखिए, अब सेविंग तो हमारा निगेटिव था और इन्वेस्टमेंट था हमारा ऑटोनॉमस, ठीक है ना। तो ये कहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये मतलब एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कब इक्वल हो रहे हैं, जब इनकम लेवल कितना है, 100 है। जब इनकम लेवल कितना है, 100, देखिए इनकम लेवल जब 100 था तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल थे कि नहीं थे, थे ना, समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। निगेटिव से सेविंग हमारा स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग फेजेस में हमारी इनकम कम होती है, कंजप्शन ज्यादा होता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इनकम लिख सकते हैं, जीडीपी लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम दो कंडीशन देख लेते हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। इसको देखने से पहले एक चीज, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये सेविंग वाली लाइन है, ठीक है। ये सेविंग वाली लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके राइट में, मतलब ये वाला फेज देखिए, यहाँ पर सेविंग ग्रेटर देन आई है कि नहीं है, देखिए सेविंग ऊपर बना है, आई नीचे बना है। और इस ई के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये देखिए, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आई ग्रेटर देन एस है, आई ग्रेटर देन क्या है, एस है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, मतलब आपको ये यहाँ समझना है कि जब आई ग्रेटर देन एस होता है तो क्या होता है, और जब एस ग्रेटर देन आई होता है तो क्या होता है। क्योंकि ये चीज आपको इसलिए याद रखनी है, क्योंकि होता क्या है, जैसे कंडीशन कभी कभी पूछ ली जाती है कि आई ग्रेटर देन एस है, तो इससे हम लोग आई इज इक्वल टू एस में कैसे पहुंचेंगे, या मान लीजिए एस ग्रेटर देन आई है तो एस इज इक्वल टू आई में कैसे पहुंचेंगे। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर कोई भी ग्रेटर देन वाली सिचुएशन है तो उसमें हम इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, एक कंडीशन को लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात ये समझिए कि जब जब सेविंग ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग किससे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कौन से फेज की बात कर रहा है, मतलब कि ये फेज की बात कर रहा है कि सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। अब एक बात बताइए, अगर इकोनॉमी में, इकोनॉमी नॉर्मल सी इकोनॉमी में हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा है, लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब लोग खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं। भाई लोग जब सेविंग ज्यादा करेंगे इसका मतलब लोग खर्चा कम करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड लोग कम करेंगे, ठीक है ना। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दीजिए, एग्रीगेट डिमांड बोल दीजिए, बात एक ही है। तो अब मैंने बात बताई आपको कि अगर लोग लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर पैसा सेव कर रहे हैं। अब जब लोग खर्चा ज्यादा कम करेंगे तो क्या होगा, जब भाई लोग जब खर्चा कम करेंगे तो गुड्स वो कम खरीदेंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं बात, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, लोग अगर सेविंग ज्यादा करेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग एक्सपेंडिचर कम करेंगे। जब लोग एक्सपेंडिचर कम करेंगे इसका मतलब लोग गुड्स कम खरीदेंगे मार्केट से। जब लोग गुड्स कम खरीदेंगे तो मार्केट में अनसोल्ड स्टॉक बचेगा कि नहीं बचेगा, अनसोल्ड गुड्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जब अनसोल्ड गुड्स बचेंगे तो क्या होगा, अनसोल्ड गुड्स बचेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि अगली बार से गुड्स कम प्रोड्यूस करेगा। भाई अगली बार से कम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ये देखेगा कि भाई मेरे गुड्स तो बिक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो अब फालतू में गुड्स बनाएगा तो अगली बार से गुड्स कम बनाएगा। जब वो गुड्स कम बनाएगा इसका मतलब आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा, जब वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा तो उसकी इनकम भी तो कम होगी, जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, सेविंग भी तो कम होगा, तो एज इज इक्वल टू आई नहीं हो जाएगा। नहीं समझे, ऊपर से निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मान लीजिए आप सेविंग कम कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग कम कर रहे हैं इसका मतलब आप खर्चे कम कर रहे हैं, तभी तो आप सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। जब आप खर्चे कम करेंगे तो आप गुड्स कम चीजें खरीदेंगे। भाई आप जब खर्च कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी तो आप कम करेंगे। जब आप सेविंग कम करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप सेविंग क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट,
हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब सेविंग अगर ज़्यादा लोग कर रहे हैं इसका मतलब लोग डिमांड कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे इसका मतलब लोग क्या, खर्चे कम करेंगे। जब लोग खर्चे कम करेंगे तो लोग जब खरीदेंगे ही नहीं कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ लोग खरीदेगा ही नहीं, पर नॉर्मल पब्लिक है वो कोई चीज़ खरीदेगी नहीं। जब लोग खरीदेंगे नहीं तो गुड्स भी क्या होंगे, कम बनेंगे। जब गुड्स कम बनेंगे तो प्रोड्यूसर आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब यही है कहने का। जब प्रोड्यूसर आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर की इनकम कम होगी। जब प्रोड्यूसर की इनकम कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर अपने लेबर्स को सैलरी भी कम देगा, और प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, सेविंग भी कम करेगा। जब उसकी इनकम ही कम हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेविंग भी कम करेगा, और जैसे ही सेविंग कम करेगा तो एस इक्वल टू आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नॉर्मल सी ये बात है कि अगर इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा हो रही है इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, और जब लोग खर्चा कम करेंगे तो गुड्स इकोनॉमी में कम बनेंगे। जब गुड्स इकोनॉमी में कम बनेंगे, क्यों कम बनेंगे, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं गुड्स की तो गुड्स कम बनेंगे, और जब गुड्स कम बनेंगे तो क्या होगा, जब गुड्स कम बनेंगे इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स को बना रहा होगा या जो भी गुड्स से रिलेटेड हैं, लोग जो भी गुड्स से रिलेटेड हैं उनकी इनकम कम होगी। क्योंकि भाई गुड्स जब ज़्यादा नहीं बन रहे हैं तो गुड्स अगर ज़्यादा बनते तो उनको पैसा भी ज़्यादा मिलता। जब गुड्स कम बन रहे हैं तो उनकी इनकम कम होगी। जब उनकी इनकम कम होगी तो वो लोग सेविंग भी तो कम करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, सेविंग भी कम करेंगे। और जब सेविंग कम होगी तो जो अभी तक सेविंग ज़्यादा है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। नहीं समझे। अब देखिए दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है, मान लीजिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। भाई अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब लोग क्या हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे। जब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, जब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर की इनकम ज़्यादा होगी, जो भी गुड्स बना रहा होगा उसकी इनकम ज़्यादा होगी। जब उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी इनकम जब ज़्यादा होगी तो वो सेविंग भी तो ज़्यादा करेगा। तो अभी तक जो सेविंग कम है वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू आई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नहीं समझे आप लोग। एक बात बताइए, अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है मतलब कि वहाँ के लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं। जब वहाँ के लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब अब गुड्स ज़्यादा बनेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सबसे पहली बात तो प्रोड्यूसर को लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड होगा। भाई एक बात आप बताइए, अगर क्या कहते हैं कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि मतलब नॉर्मली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ इसका मतलब कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और खर्चा ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब लोग, प्रोड्यूसर कई सारी डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर की भी कोई एक लिमिट है। भाई प्रोड्यूसर की भी एक लिमिट है, तो प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा। और जब प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा तो दूसरी जगह वो क्या कर रहा है, हायर आउटपुट बना रहा है, ज्यादा आउटपुट बना रहा है, तो उससे ज्यादा इनकम होगी, और ज्यादा इनकम जब होगी तो सेविंग भी तो ज्यादा करेगा। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थ्री बेसिक अजम्पशन, तीन अजम्पशन हैं जो इक्विलिब्रियम जीडीपी हम लोगों ने पढ़ा, इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ा, इक्विलिब्रियम, तीनों एक ही चीजें, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट, तीनों एक ही चीजें। तीनों को समझने से पहले तीन अजम्पशन है, तीन मतलब तीनों को समझने में हमने तीन अजम्पशन ड्रॉ करे, उन अजम्पशन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि इक्विलिब्रियम जीडीपी को पढ़ते टाइम हमने शॉर्ट पीरियड लिया था। शॉर्ट पीरियड मतलब ये होता है कि अगर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है ज़्यादा, अगर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ लेबर की हेल्प से आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था, अगर शॉर्ट रन में अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एम्प्लॉयमेंट मतलब लेबर एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा अजम्पशन यहाँ ये माना गया था इक्विलिब्रियम जीडीपी में कि टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी लिया गया, मतलब कि सी और आई लिया गया, ठीक है ना। सी और आई मतलब कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। और तीसरी बात, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब ये है, कीन्स ने बोला था कि हर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी रहती है, हर इकोनॉमी में क्या रहती है, एक्सेस कैपेसिटी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि हर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्स रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रिसोर्स रहते हैं, और हर इकोनॉमी में क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रिसोर्स रहते हैं। और उन अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज का, अगर अब मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड रिसोर्स है और उस केस में हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हर इकोनॉमी में जो
अनएम्प्लॉयड रिसोर्स रहते हैं उनका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं। भाई एक बात बताइए, किसी भी अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है और ज्यादा और किसी भी और उसी इकोनॉमी में मान लीजिए एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब कि अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं, मतलब कि बेरोजगार लोग भी हैं, बेरोजगार रिसोर्सेस भी हैं, तो हम क्या उनको रिसोर्सेस को लगा के सप्लाई बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? तो हम AD इक्वल टू AS में नहीं आ जाएंगे? नहीं समझे आप बात? मतलब बोलने का सीधा सीधा ये मतलब है कि इसने ये बोला कि हर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी रहती है, जिसकी वजह से अगर उस इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, किसकी हेल्प से? एक्सेस कैपेसिटी की हेल्प से, ठीक है ना? तो इसी वजह से कीन्स ने इसको क्या बोला, AS इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और ये न्यूमेरिकल है, ये इनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा, मैं सॉल्व कराऊंगा बट उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।